नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो चलिए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं और इन इम्पोर्टेंट चीज़ों में हम पॉलिटिकल साइंस के 3rd चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 12th के। मैंने इससे पहले आपको नई विश्व व्यवस्था पढ़ा दिया। क्या था नई विश्व व्यवस्था? हम चैप्टर 3rd कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है, इसमें टॉपिक पढ़ा है मैंने नई विश्व व्यवस्था, क्लिंटन का दौर और उससे पढ़ा 9/11 हमला पढ़ाया था मैंने आपको। अगर आपको इन तीनों के बारे में जानना है तो ये फर्स्ट चैप्टर की पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके क्लिक करके उसे देख सकते हैं, तब आपको इराक पर आक्रमण के बारे में समझ में आ जाएगा। हमने कुछ ऑपरेशन के बारे में देखा था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या था और ये कैसे चला, इन सब के बारे में हमने देखा। तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इराकी आक्रमण पर। अमेरिका ने इराक पर आक्रमण क्यों किया? अगर हम जानें शुरुआत से, अगर हम पढ़ने की व्यवस्था करेंगे तो नई विश्व व्यवस्था में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तथाकथित कारणों से, तो उसके बाद 1991 में एक ही पावर उभर कर सामने आई और वो पावर थी आपकी अमेरिका, यूएसए। और यूएसए जब आया तो उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाने लगा, जहां पूरे विश्व के ध्रुव पर खाली अमेरिका ही रह गया। तो अमेरिका ने उन ध्रुवों को दिखाने की भी कोशिश की। अमेरिका ने कुवैत को इराक के हमले से इराक से आज़ाद करवाया, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर आक्रमण हुआ, 9/11 हमला हुआ, ठीक है। उसके एवज में उसने ऑपरेशन चलाए, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चला, ऑपरेशन क्लिंटन के दौर में इनफाइनाइट रीच चला। अफ़गानिस्तान पर जब आतंकियों ने हमला किया था, उसके केनिया के उसके जो गठबंधन था केनिया में, उसका दूतावास था, उस दूतावास पे क्या किया था कि आतंकवादियों ने हमला किया था, तो उसको छुड़ाने के लिए भी वहाँ से होते गए। आज हम जानेंगे उन सबको छोड़ते हुए, आज हम इराक पर आक्रमण के बारे में जानेंगे और इराक पर आक्रमण से ही कैसे वो पुष्टि करता है कि अब अमेरिका एक विश्व देश के रूप में उभर चुका था और वह अब मनचाही इच्छा के अनुसार वो कुछ भी कर सकता था। तो इसको आप पेपरों में जब क्वेश्चन आस्क करेगा तो इस तरह से करेगा, इराक पर आक्रमण, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था, इसके पीछे अमेरिका की क्या मंशा थी। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था और इसके पीछे अमेरिका की क्या मंशा थी, इसके बारे में वो जानने की कोशिश करेगा। तो चलिए जानते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। जान लीजिए, कूट नाम था, उससे सैन्य हमला किया और अमेरिका की अगुवाई वाले कॉलोनियस ऑफ विलिंग्स आकांक्षी के महाजोट में 40 से ज़्यादा देश शामिल हो गए। और इसके भाई अमेरिका पालनहार था तो देशों का, तो भाई उससे क्या हुआ, 40 से ज़्यादा देश उसके इस सैन्य गठबंधन में शामिल हो गए। जब 40 से ज़्यादा देश उसके सैन्य गठबंधन में शामिल हुए तो संयुक्त राष्ट्र ने इस पर हमले की अनुमति भी नहीं दी कि भाई आप इराक पर हमला करो। अमेरिका की इसकी भी अनुमति नहीं थी। लेकिन दिखावे के लिए अमेरिका ने कहा कि इराक ऐसा हथियार बना रहा है ना, बीप्स ऑफ मॉस डिस्ट्रैक्शन बनाने से रोकने के लिए, भयानक खतरनाक हथियार बनाने से रोकने के लिए हमें इराक को रोकना होगा, ऐसा बताया उसने। इराक ने सामूहिक संहार के हथियार की मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं मिला। जब इराक पर इसने हमला किया ना, इराक के लोग मारे गए और बाद में जांच हुई तो ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि इराक सामूहिक नरसंहार का कोई हथियार बना रहा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और नहीं था, बस अमेरिका के इसके पीछे एक मंशा थी। क्या मंशा थी? देखिए, इनफाइनाइट रीच के जरिए और डेजर्ट स्टॉर्म के जरिए अमेरिका का विरोध तो हो ही रहा था, लेकिन अमेरिका यहाँ पर क्या किया जाता था, इराक पर हमला करने का पीछे सबसे बड़ा मकसद था वहाँ के तेल भंडारों पर कब्जा करना और सद्दाम हुसैन जो थे उनकी सत्ता को पलट देना। तेल के भंडारों पर कब्जा करना, उनकी सत्ता को पलट देना, अपनी मनपसंद सरकार को कायम करना, फिर चाहे जो हम चाहें वो कर सकें। इसी एवज में वो आगे बढ़े। सद्दाम हुसैन तो चंद रोज में ही हो जाती रही, सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही जाती रही, मतलब जब इराक की स्थिति खराब हुई तो जाती रही। और अमेरिका उस स्थिति को शांत करने में असफल रहा। जो वो सोच रहा था माइंड में कि यूएस अटैक हाईजैक
यूएस अटैक वाला जो इराक पर सोच रहा था कि मैं ऐसे ऐसे करके इराक पर हमला करके वहाँ के तेल भंडारों पर कब्जा कर लूँगा, तो ऐसा संभव उससे हो नहीं पाया। और वो जब तेल भंडारों पर कब्जा नहीं हो पाया तो इराक अमेरिका के खिलाफ पूर्वव्यापी विद्रोह भड़क गया और अमेरिका के इस विद्रोह में 3000 सैनिक मारे गए थे और युद्ध में जबकि इराकी सैनिक बहुत ज़्यादा मारे गए थे। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए थे। अमेरिका ने जो हमला किया था ना, उस अमेरिकी हमले में 50,000 अप्रॉक्सीमेटली क्या मारे गए थे, नागरिक मारे गए थे, 50,000 लगभग। अब यह बात बड़े व्यापक रूप से मानी जा रही थी कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिका सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। सैन्य की इच्छा से देखा जाए, राजनीतिक धरातल की इच्छा से देखा जाए, दोनों तरफ से अमेरिका क्या रहा, असफल रहा। जब अमेरिका असफल रहा तो ये जो बात निकल कर आ रही है, ये जो वर्ड निकल कर आ रहा है वर्चस्व, इसका मतलब क्या होता है? वर्चस्व मतलब होता है पहुंच, पकड़, या कह सकते हो पहचान। नहीं, वर्चस्व को ये तो हमारे आम जानने की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, लेकिन किसी भी आम आदमी को किसी तरह के समूह की ताकत पाना और कायम रखना चाहता है। जैसे आज मुझे कह दिया जाए कि भाई एक काम कर, तेरे पास गन आ गई है, तो भाई मैं अपने आप को पावर फील करने लगूंगा। और मुझे ये भी बोल दिया जाए तू गन चलाएगा, किसी को मारेगा, तो पुलिस वाले तेरा कुछ कर नहीं पाएंगे। समझिएगा, अगर पुलिस वाले मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे, मैं गन भी चला रहा हूँ, तो मुझसे पावरफुल कौन है? सेम यही यूएनओ, विश्व संस्था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से शांति बहाल प्रस्ताव निकलते हैं कि बस देश में शांति रहे, वहाँ अमेरिका अपने मंसूबे को कामयाब करता जा रहा था। तो इससे यह लग गया था कि अब अमेरिका का वर्चस्व है, मतलब अमेरिका का ही दबदबा है। वर्चस्व का मतलब सीधी भाषा में दबदबा, तो अमेरिका का ही दबदबा है। ये ताकतवर बनने की तुलना हुआ। विश्व राजनीति में विभिन्न देशों के समूह ताकत पाने का कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। यह ताकत सैन्य प्रभाव, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। सांस्कृतिक बढ़त के रूप में भी ये ताकत होती है। अब क्या है, इसी कारण से अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय न दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों अलग अलग शक्ति केंद्रों पर अगुवा थे। एक तरफ शीत युद्ध के समय अमेरिका कर रहा था अगुवाई, दूसरी तरफ कौन कर रहा था? यूएसए कर रहा था। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति बचा, और वो कौन बचा? यूएसए, अमेरिका। अब जब एक शक्ति बचेगा, दूसरा खत्म हो गया। जैसे मैं बोलूँ मैं प्रतिद्वंदी हूँ और मेरा प्रतिद्वंदी ये है, ये खुद ब खुद समाप्त हो जाए तो मेरे सामने खड़ा कौन होगा? नोबडी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। सो देन क्या हुआ? अगर कोई खड़ा नहीं होगा देन क्या हुआ? तब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति को उदत महाशक्ति के दबदबे में होते हैं। बहुधायी से एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है और भौतिक शब्द में ध्रुव, यह एक तरह का भ्रामक प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व, हेगेमनी शब्द कहा जाता है। हेगेमनी, वर्चस्व को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? हेगेमनी कहा जाता है। अब क्या होता है हेगेमनी? हेगेमनी एक यूनानी शब्द है। हेगेमनी क्या है? यूनानी शब्द है जो यूनान की भाषा से निकला है, ठीक है। जिसका शुरुआत में जो हेगेमनी था, इसका जो प्रयोग करते थे वो यूनानी लोग करते थे। शुरुआत में हेगेमनी शब्द का प्रयोग करते थे यूनानी लोग, और वो जो था वर्चस्व में सैन्य शक्ति के अर्थ में पढ़ेंगे हम क्या था। तो हेगेमनी शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान में है। इस शब्द में किसी राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः शब्द सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर कहीं आया था तो यूनान के नगरों में और एथेंस में प्रबलता को इंगित करता है। इसका मतलब ही था, हेगेमनी का मतलब ही होता है प्रबलता, कि समाज में कौन ज़्यादा प्रबल है और उसकी कितनी प्रबलता है। तो हेगेमनी मतलब डिफाइन करता है प्रबलता को, दबदबे को। हेगेमनी पहले अर्थ को संबंध राज्य के बीच सैन्य क्षमता के बुनावट के तौल से है। हेगेमनी ध्वनित सैन्य प्रबलता का यही अर्थ है कि आज विश्व में राजनीति में अमेरिका हैसियत को बताने का इस्तेमाल होता है। हेगेमनी आज अगर कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है तो अमेरिकी वर्चस्व को बताने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सेना के मुकाबले आज कोई देश के पास सेना तो है, लेकिन अत्याधुनिक सेना, मतलब कह सकते हैं मॉडर्न सेना विथ टेक्नोलॉजी बेस्ड सेना आज अमेरिका के पास है, जिसके दम पर वो कहीं भी हुंकार भर सकता है और किसी भी को मार सकता है।
आपको याद होगा, मतलब ये शुरुआत के चैप्टर में एक लड़का है आयशा को याद है, जिसकी टांग अमेरिकी हमले में, इराक में हमला जब अमेरिका ने किया था तो उसकी टांग चली गई थी। तो उसको पता है कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है और किस प्रकार सेना अपने वर्चस्व का फ़ायदा उठाकर किसी भी आम नागरिक को भी मार सकती है। अमेरिका की मौजूदा ताकत उसकी बड़ी चढ़ी सेना है, जो बड़ी चढ़ी उसकी सेना है वही उसकी मौजूदा ताकत है। और आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है। अनूठी इस अर्थ में आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। अमेरिका के पास अत्याधुनिक मिसाइलें हैं और वो मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने में, जैसे भारत का एक छोटा सा कोना है तो भारत के छोटे से कोने तक को निशाना बना सकते हो। अगर वो चाहे अमेरिका तो यहाँ से बैठे बैठे ये जो यहाँ से ये भारत के हमले कर सकता है। इसीलिए वो कह सकता है कि उसका निशाना साध सकता है और अमेरिका की मौजूदा ताकत उसकी रीढ़ की हड्डी बनता जा रहा है, वही उसकी रीढ़ की हड्डी है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता उसके पास है। अपनी सेना को युद्ध भूमि में अधिकतर दूरी और सुरक्षित रखकर वो अपने दुश्मनों को घर से ही पंगु बना सकता है, मतलब घर से ही उसे नेस्तो नाबूद कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह लोकप्रिय इसलिए भी ज़्यादा विस्मयकारी तथ्य है कि आज कोई भी देश अमेरिका के सैन्य शक्ति की तुलना में उसको पसांग के बारे में भी नहीं। अमेरिका के नीचे कुल 12 ताकतवर देश हैं, अकेला अमेरिका नहीं है, याद रखिएगा। अमेरिका के नीचे आज 12 ताकतवर देश काम कर रहे हैं। जिन आप 12 ताकतवर देशों का नाम लेंगे ना, वो अमेरिका के सहयोगी बने पड़े हैं। एक तो यार पहली बात तो इतना पावरफुल, ऊपर से जो सहयोगी हैं, कहते हैं ना एक भाई, तो भाई के चेले चपाटे होते हैं ना भाई, तो अगर भाई एब्सेंट है तो उसके चेले चपाटे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस तरह से अमेरिका भी उस समय अपनी सेना के दम पर पावरफुल, क्योंकि ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जितना 12 देश मिलकर अपनी सेना पर खर्च करते हैं ना, उतना अमेरिका अकेले अपनी सेना पर खर्च करता है। याद रखिएगा, 12 देश जितना मिलकर करते होंगे अपनी सेना पे खर्च, उतना अमेरिका अकेले अपनी सेना पर खर्च करता है। तो आप समझ सकते हैं जब अमेरिका अकेले अपनी सेना पर इतना खर्च करता है तो याद रखिएगा, पेंटागन में बजट में एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास की मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च होता है। एक बड़ा हिस्सा जो जाता है ना पेंटागन क्या है इसके बारे में जान लीजिए। पेंटागन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है। तो वहाँ रक्षा मंत्रालय जहाँ से सारी डील होती है, तो वहाँ का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सेना को प्रशिक्षित करने में, उसको मॉडर्न बनाने में, उसकी टेक्नोलॉजी हाई करने के लिए जाता है। अमेरिका का आधार सिर्फ सैन्य व्यय नहीं है बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी भी देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। कोई शक नहीं है कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका का कुछ कमजोरी उजागर हुई। अमेरिका इराक को जनता को अपने प्रभुत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में असफल हुआ। बहरहाल अमेरिका कमज़ोर तो पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इतिहास इस बात की गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग पर महज 4 लक्ष्य: जीतना, अवरोध, दंड देना और कानून। जीत जाओ। जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, जो अपने पैसों के दम पर या अपने सैनिक के दम पर दूसरे देशों पर कब्जा कर लेती थी, तो उनका जो अवरोध राजनीति इसी तरह से चलती थी। तो अगर समझना होगा तो ऐतिहासिक परिदृश्य समझना होगा और ये बताना होगा कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ हमेशा अपने सैन्य बल के प्रयोग पर ही नहीं, उनके पास 4 मोटो होते थे: जीतो, डराओ, दंड दो और कानून बनाओ। जीत लो, डरा दो, या तो जिनको डरा रखा उनको दंड दे दो और वहाँ नया कानून बहाल कर दो। आप में इराक में उदाहरण से प्रकट होता है कि अमेरिकी की विजय क्षमता विकट है। इस तरह अवरुद्ध करने का दंड देने और उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध है। अमेरिका सैन्य क्षमता की कमज़ोर सिर्फ इस बात से जाहिर हुई है कि वह अपने अधिकतर भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया। जितने पर उसने कब्जा किया था उस भूभाग पर वो क्या कर पाया, वहाँ क्या कहते हैं उसे, वहाँ पर वो कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पाया, जिसके साथ उसकी कुछ कमजोरी क्या होती है, उजागर होती है। जिसके साथ उसकी क्या होती है, कमजोरी क्या होती है, उजागर होती है। अब यही कमजोरी अमेरिका की बहुत बड़ी कमजोरी बन चुकी थी और जो उजागर हो रही थी अमेरिका के साथ।
तो अब हमने यहाँ पर अमेरिका के इराकी हमले के बारे में जाना। इराकी हमले के साथ साथ हमने अमेरिका में इस बात को जाना कि अमेरिका ने सैन्य शक्ति का अर्थ क्या है अमेरिका में, और वर्चस्व को जाना हमने, हेगेमनी क्या होता है और हेगेमनी क्यों यूज़ किया जाता है। तो आपको इतना सारा मैंने पढ़ा है, तो आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और मित्रों दोस्तों जिनको भी हो सके शेयर कीजिए और उनसे बोलिए चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।